नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता एवं उनके प्रॉपर देखभाल के बारे में। आइए सुनते हैं। जो हमें कॉमन हर्बल रेमेडीज और विशेषकर मेडिसिन के मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे कि किस तरह से दवाओं का रखरखाव करना चाहिए अस्पताल में, और दवाओं में अगर कोई कमी होती है तो उसकी किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, उसकी कैसे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उसके, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और आप किसी जो आप लोगों के जो भी क्वेरीज होगी आप उसको पूछ भी सकते हैं उनसे। तो इसी क्रम में डॉक्टर राजीव गोडले सर का बहुत बहुत स्वागत है। होम्योपैथी विभाग के सभी मेडिकल ऑफिसर आपका मैं स्वागत करता हूं। इसमें बहुत सारे हमारे प्रिय बॉस हैं, कई सारे हमारे सहपाठी हैं और कई सारे हमारे प्रिय जूनियर्स हैं। तो आज एक आपने मौका दिया, उसके लिए सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की तरफ से। आज का मेरा विषय है हर्बल ड्रग का जो क्वालिटी परसेप्शन है। एक देंगे डॉक्टर, हमें क्या दवाई में देखना चाहिए, दवाई की एफिकेसी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं और दवाइयों का क्वालिटी परसेप्शन क्या है, एक नए एंगल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आयुर्वेद के बारे में आप सभी जानते हैं, इसके लिए परिचय की जरूरत नहीं। बस इतना ही कहूंगा कि जो हितायतम सुखम दुखम आयुर्तस्य हितायतम मानव च तत्रो आयुर्वेदा उच्यते। इसमें अर्थात सुख आयु, दुख आयु, पर्सनल हेल्थ और पर्सनल बीमारी, और हित आयु यानी कि कम्युनिकेबल और सोसाइटी से जुड़ी है और सोसाइटी से जुड़ी समस्याएं। तो आयुर्वेद जो है पर्सनल हेल्थ, सोशल हेल्थ दोनों पे काम करती है और इसका जो है मानव च तत्रोक्त आयुर्वेद का उचित। इसके आयु जो है 4 शब्दों से मिलकर बना है, शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है आयु, इसके स्पान को कैसे बढ़ाया जाए। बढ़ाना कुछ नहीं, जो आयु का जो स्पान है 100 ईयर निवेश करना, उसको कैसे मेंटेन करा जाए, ये आयुष का हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है। और इस आयुष को मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए भारत सरकार ने 5 कोर ऑब्जेक्टिव रखे हैं, जिसपे सारी की सारी प्लानिंग सब हर लेवल पे प्रोसेस होती है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, मास लेवल पे। तो ये 5 एरिया हैं: क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी ड्रग और कंजर्वेशन प्रोपगेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट और अवेयरनेस। तो हमारा जो सीएचओ का कंसेप्ट है, ये गांव के लिए फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट है। मतलब जैसे गांव का एक मुखिया प्रधान होता है, तो ऐसे ही जो है गांव का एक हेल्थ का जो प्रमुख है वो सीएचओ के रूप में एक परिकल्पना करी गई। और उसके पीछे यही है कि एक बंदे को पता हो कि गांव में ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है, इनके लोग कितने हैं, इनको क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब इसका एक प्रयोजन है। आयुर्वेद में कहा गया विषय द्रव्याणु उपस्थिता रोगी पार्थ दुष्ट है। यानी कि जो हमारी जो हेल्थ का एक हमारा कोर बिजनेस है, बिजनेस माने पैसे कमाना नहीं होता, बिजनेस माने जॉब, वर्क। जो हमारा कोर वर्क है क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुरत विकार प्रशमन, और जो लोग अगर बीमार ना हो उसकी रक्षा करना, और रोग हो जाए तो उसको दूर करना। तो इस दूर करने के लिए जो है वैद्य एक प्रधान युक्ति है, प्रधान व्यक्ति है, जिसके द्वारा ये सब होने वाला है। एक तरह से हेल्थ का प्रोसेस होना है वैद्य हमारा। और इस वैद्य डॉक्टर को जो है आयुर्वेद के हिसाब से कुछ गुण बताए हैं, वो सबको पता ही है और सब हैं और वेल डिजर्व करते हैं, इसीलिए आप मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपने पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो आपकी जो कॉम्पिटेंसी क्वालिटी के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं, क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारी दवाई से, जिसके आधार पर आप लड़ने वाले हो बीमारियों से, मरीजों को आप सही करने वाले हो। तो जो हमारी प्रधान चीज क्या है, औषधि। तो औषधि की गुण चरण में बताया है, बहुधा तत्व युगतम अन्य कल्पना संपत्त चतुष्कोण देवानाम गुण उच्यते। अर्थात कोई भी मेडिसिन उस मेडिसिन को कहेंगे जो सर्वत्र उपलब्ध हो। जैसे अभी सीवकटॉन की चर्चा चल रही थी, अब पता लगा जो एक पर्टिकुलर 1 महीने में होती है और जिसका जो है पूरे देश भर में जितने जियोग्राफिक रीजन है सब जगह अवेलेबिलिटी ना हो, तो ऐसी औषधि को आइडियली औषधि नहीं मान सकते। तो कोई भी औषधि क्या होती है, अच्छी औषधि जिसको हमें मास में यूज करना चाहिए, दैट इज बहुधा एवरीवेयर, दैट शुड बी एवरीवेयर। सेकंड वन इज युगतम।
उसकी जो पोटेंसी है, उसका जो वीर है, जो रसगुण वीर विपाक है, उसके जो गुण है, जिस कारण से उसको आदान करा जा रहा है, जिस कारण से उसको लिया जा रहा है, उनको कहते हैं गुण आमूल्य धातु से बना है, जिसका मतलब है कि उसको अट्रैक्ट करना, लेना। कोई भी चीज को आप कब लेते हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट करती है। इसी क्वालिटी के जो ओवरऑल परसेप्शन है उसके बारे में आपको भी बताऊंगा। तो बहुत सारे ये डायमेंशन है। तो आयुर्वेदिक जो हमारा या जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, इनका क्लासिकल मेडिसिन पे ज्यादा वर्क होता है, और वो वर्क जो है हमारे ईडीएल से गवर्न होता है। ईडीएल इज एसेंशियल ड्रग लिस्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हर डिपार्टमेंट में, एलोपैथी में भी ईडीएल होती है, होम्योपैथी आयुर्वेद सभी पद्धतियों में ईडीएल होती है। और इस ईडीएल में जो बेसिक बीमारियों के लिए कॉमन दवाइयाँ होती हैं, जो कि सर्वथा सुलभ होती हैं और सभी जगह होती है, और इनका हम प्लानिंग करते हैं जिसके लिए कोई इश्यू ना हो। तो बहुत सारे ये डायमेंशन है। जैसे हम जो है कोई भी दवाई लेते हैं तो हम दो चार चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो दवाई जिसके लिए दी जा रही है वो उसको दूर कर दे, उस बीमारी को। तो पहली क्वालिटी क्या हुई, उस बीमारी को खत्म करने की सामर्थ्य हो। दूसरी क्वालिटी होती है कि उस बीमारी की जो देने की जो दवाई है उससे कोई फर्दर कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, दैट इज कॉल्ड कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसी को कहा गया है याभि क्रियाभि अभि जायन्ते शरीर शास्त्रे समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विज्ञान मतम। अर्थात ऐसा कर्म जो हमारी धातुओं के इम्बैलेंस को दूर करता है। कोई भी औषधि जो है, कोई औषधियों के लिए अभी हमारे मिश्रा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसको एक ही मैं इस श्लोक से कंक्लूड करना चाहूंगा। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृत्ति कारणम ह्रास हेतु विशेषत्व प्रवृत्ति उभयस्थ। समान समान चीजों को बढ़ाता है, और समान को समझने के लिए औषधियों के गुण, रस गुण, वीर विपाक और सब गुण कई सारे होते हैं, तो उसको डिटेल में जाना पड़ेगा। और इसके बाद फिर चरक ने फिर और कहा, क्या कहा कि रोगी के मन आत्मा में प्रवेश करो। क्या करो, मन आत्मा में प्रवेश करो। अब वहां तो अंधेरा है, अज्ञान बहुत है, प्रत्येक साल में हमें पता ही नहीं इसको निदान क्या है, इसको बीमारी क्या है, इसको औषधि क्या देनी। तो रोशनी कहाँ से आएगी? फिर चरक ने लिखा कि शास्त्र रूपी प्रकाश टॉर्च डालो, लगाओ, देखो, तब जाके जो है रोगाक्रांत शरीर स्थाना मस्तो परिचय प्राणी मूत्रम फलम दिव्या सब इस पर दृढ़ा भक्ति। इतने से भी पता नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? रोग परीक्षा। रोगी परीक्षा तो आपने कर ली, इससे डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लिए जो भी हो सकते हैं। रोग परीक्षा, रोग की पैथोलॉजी आपने पढ़ी होगी कि इस बॉडी में क्या चल रहा है, ये रोग किस अवस्था में है, संचय में है, प्रकोप में है, बहुत सारे एंगल होते हैं। इसीलिए कभी भी दवाई की जब बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर बात नहीं करते, हम कंप्रेहेंसिव बात करते हैं। और इसीलिए इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद फिर वैद्य एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है जो एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है कि मेरे को क्या देना है, क्या नहीं देना। फिर इसके बावजूद भी आप देने के बाद ये नहीं कह सकते कि मेरी मरीज सही हो जाएगा, मेरा मरीज गलत ही हो जाएगा, या मेरे मरीज का क्या होगा। इसके लिए स्वभाव परमवाद में जो है एक बहुत बढ़िया बताया गया कार्यकारण बात का, उसको भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजों का हमें अगर फेट पता हो ना, भविष्य पता हो, तो हमें कभी गिलानी नहीं होगी और कभी अपने आप ये नहीं लगेगा कि यार मैं दोषी हूँ। क्या कहा चरक? स्वभाव ईश्वरम कालम अध्यक्षाम यदि तथा प्रणामच्च मंदते प्रकृति भूत दर्शनम। अर्थात किसी भी चीज पे अगर मरीज को सही होना है तो उसका स्वभाव भी हो सकता है, उसका समय भी अच्छा हो सकता है। आप सब कुछ अच्छा देना चाह रहे हैं, उसका समय ही गलत आ गया। अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिंदगी में किसी को नहीं रोका जा सकता। हर व्यक्ति का जीवन मरण तय है, आप एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन अगर बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए फिजिशियन, अगर आपके पास कोई आया है, यू हैव टू अटेंड करके आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको देखिए। देखने के बाद अच्छी औषधि दीजिए। औषधि देने के बाद औषधि आती है, उसको कैसे चेक करना, वो मेरा एंगल है बताने का, उसी पे मैं आपको फोकस करूँगा। तो इसीलिए कभी इसमें मत सोचिए, बहुत सारी बातें आप इसमें फोकस करिए कि मैं मरीज को, मेरे पास बेस्ट पॉसिबल क्या युक्ति है, उसमें से मैं क्या दे सकता हूँ, और मेरे पास जो दवाई आई उसको कैसे मैं अपने पीरियड में एक्सपायर ना होने दूँ, कैसे उसको और अच्छे रखरखाव से उसकी एफिकेसी को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। तो दीज आर द कॉमन परसेप्शन। फिर भी आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनके बेसिक कुछ गुण और बताए हैं कि दवाई अच्छी वो होती है जो कम मात्रा में असर करेगी। ठीक है, महावेगम बहुधोधरम सुखम लघु पाकम,
पचने में आसान हो। पता लगा दवाई खा के जो है आपने एंटीबायोटिक खाते हो और खाते ही नॉजिया वोमिटिंग होने लगती है, अच्छी दवाई के लक्षण नहीं है। जो दवाई खाने पे स्वतः अच्छा लगे कि बस तक खाओ, आपको जो है आनंद आ जाएगा, खाते ही डकार आएगी और 1 घंटे बाद पेट भी अच्छा हो जाएगा, है ना। अभी पत्ती का खाओगे तो आपको जो है खाते ही आपको ठंडक मिलेगी, अच्छी। हो सकता है ठंडक ना मिले, तो यही है कि आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो हो सकता है दवाई अच्छी ना हो, लेकिन अगर दवाई शास्त्रीय बनी है, अच्छी बनी है, तो बट नेचुरल आपको आराम आना चाहिए। तो ऐसी जो है, फिर क्या लिखा, अविकार व्यापक तो कोई इसमें विकार ना हो, व्यापत्ति ना हो। तो ये ओवरऑल परसेप्शन ये है कि जो जिस पर्पज से, जिस कारण से दवाई दी जा रही है उसको दूर कर दे और कोई समस्या ना हो। ये आयुर्वेदिक एंगल है क्वालिटी का, ठीक है। इसमें किसी को डाउट होगा तो बाद में सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, मैं आपको समय दूंगा, सबका आपको क्वेरी का निदान करूंगा। क्वालिटी जो है एक इंटरनेशनल टर्म है, ग्लोबल टर्म है, और क्वालिटी जो है इंसान से लेके व्यक्ति और चीजों की सबकी क्वालिटी होती है। और क्वालिटी को एक बेसिक डेफिनेशन दी है, ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि इनसे ही हम पता लगाते हैं कि दवाई हमारी कितनी सही है, कितनी गलत है। तो पहली डेफिनेशन जो राम ने बताई, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यू। तो आयुर्वेदिक एंगल क्या हुआ कि आप जो दवाई दे रहे हैं, दवाई से जो है आपको जिस, अगर आपको डायरिया हो गया तो कोटाजन पट्टी दे रहे तो उसको दूर कर दे। अगर आप जो है उसको वासा सिरप दे रहे तो उसकी खांसी को दूर कर दे। अगर आप सितोफ्लाइटिस दे रहे तो उसकी जो है जलन को, उसकी जो है खांसी को दूर कर दे। तो ताली शादी दे रहे तो जो जिस दवाई का एक पर्टिकुलर गुण है उसको अगर वो फुलफिल करता है तो डेट इज क्वालिटी। अगर नहीं करता, आपने दवाई दी और किसी का डायरिया सही नहीं हो रहा, तो क्या डेफिनेशन है, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यू, तो इसके माने अच्छी क्वालिटी नहीं। ऐसी जो है क्वालिटी भी कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। जैसे दवाई की क्वालिटी क्या है, भारत सरकार के स्टैंडर्ड है अपने कि कोई भी दवाई जो है फिजिको केमिकल पैरामीटर में, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर में, हैवी मेटल में, पेस्टिसाइड में, अभी और एक पैरामीटर बोला डेट इज एफ्लाटॉक्सिन, इन पैरामीटर में पास होती हो तो वो सही है। अगर वो दवाई के पास ही नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं है, आपने उसका सर्टिफिकेट ही नहीं देखा है, आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो आप जो है कैसे कंट्रोल करोगे और कैसे मरीज सही होंगे। तो क्वालिटी का एक अर्थ ये भी है, कंफॉर्मेंस टू दी रिक्वायरमेंट। क्वालिटी जो है एक्सेप्टेबिलिटी को भी कहते हैं। अब सैमसंग जो है जब दुनिया में जब सिंपल मोबाइल चला करते थे नोकिया वाले, और इन्होंने एक नया डायमेंशन खोजा, डिस्प्ले वाला टच स्क्रीन वाला लेके आए। टच स्क्रीन के बाद इन्होंने जो है कस्टमर को दुनिया में एक्सेप्टेंस रही, नई नई चीजें आती हैं, अगर उसके लिए उसके लाइफ स्टाइल को अगर सकारात्मक, अगर पॉजिटिव एंगल से वो फुलफिल करती है तो वो चीज एक्सेप्ट होती है। एक्सेप्ट हुई है, एक्सेप्ट करने के माने कोई भी प्रोडक्ट अगर सस्टेनेबल रूप से आ रहा है, जैसे आपकी डिस्पेंसरी में अगर आप निरंतर रूप से इन्वेस्टर क्यों मंगा रहे हो, या आरोग्य बटी मंगा रहे हो, या संजीवनी बटी मंगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है या करती नहीं होगी तभी आ रही है, वरना रिपीटेड ऑर्डर नहीं होता ना। आप किसी भी रेस्टोरेंट में अगर खाना जोमेटो या किसी भी ऐप से मंगाते हो तो उसी का तो मंगाते हो जिसका आपको अच्छा लगता है। एक बार मंगाते हो, अगर अच्छा नहीं लगता दूसरी बार उसको अपने मेमोरी से डिलीट मार देते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सेप्टेबिलिटी भी एक अच्छी क्वालिटी का डिनोटर होता है। लेकिन ये क्वालिटी एक एक्सीडेंटली नहीं आती। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। एक जो है हमारे पैसे की भी क्वालिटी है और एक जो है दवाई की भी क्वालिटी है। और दवाई सिर्फ फेल पास नहीं होती है, सिर्फ यही अंतर है कि दवाई जो है पास तो होती है लेकिन एक्सीलेंट नहीं होती। और हमारे मरीज कैसे सही होंगे, एक्सीलेंट से। इसीलिए हमारे यहाँ चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे भागवत हो, सभी ने ताजी और निरापद औषधि बनाने के लिए लिखा, कस्टमाइज औषधि। अब होता क्या है, दोनों की इंसान से कल्पना कर दी है, पर्टिकुलर कोई आपके महाभूत निकल के आएंगे, उनके आधार पर रोग निकल के आएंगे, उनके द्रव निकल के आएंगे, उसके आधार पर एक पर्टिकुलर दवाई बनती। अब पता लगा चंद्रवटी बनी, वो तो ओवरऑल मास के लिए बनी, तो किसी व्यक्ति के किसी कंस्टिट्यूशन में वो काम कर सकती है, किसी में काम नहीं कर सकती। अगर आप किसी को ओवरऑल बल्क में दोगे तो जो है किसी को 50% काम करेगी, किसी को 80% काम करेगी, किसी को हो सकता है वो नेगेटिव भी है सब। तो इसीलिए इन दवाइयां जब ओवरऑल मास में बनती हैं तो इनके नेगेटिव असर भी होने स्वाभाविक है। आयुर्वेद में जो भ्रांति है कि आयुर्वेद की दवाई के साइड इफेक्ट नहीं होते, वो उस कंडीशन में है कि जब वैद्य ने कस्टमाइज दवाई लिखी है। आज जो है दूध भी अगर हर व्यक्ति को, आप इतने लोग बैठे हैं हमारे,
तो अगर सबको पिला दो तो हर व्यक्ति को दूध भी साथ में नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति को जो है पानी भी साथ में नहीं होता है, किसी को मिर्ची अच्छी नहीं लगती, किसी को ज्यादा मिर्ची खिला तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इधर एक हर व्यक्ति एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और उसको कस्टमाइज इसीलिए आयुर्वेद में लिखा गया। और जब भी ये मास बनी बनाई दवाई आती है तो ये समस्या स्वाभाविक है, इसके लिए आप दोषी नहीं है। कुछ हो सकता है दवाइयाँ घटिया आ जाए या कुछ हो, उसका एंगल भी बताता हूँ मैं आपको। तो क्वालिटी जो है एक एक्सटेंट से नहीं आती, रिगरस एफर्ट से आती है, चाहे वो वैद्य हो चाहे वो मेडिसिन बनाने वाला हो, ठीक। क्योंकि आपने जो है आंवला लिया और एक लिमिट में उसमें वैल्यू लिखी, एक्सटेंटिव वैल्यू 40 है, पास हो गया। एल्कोहल सॉल्युबल वैल्यू उसमें 20 है, पास हो गया। लेकिन लिमिट तो जो है वो 70 भी हो सकती है, वो तो फेल नहीं हुआ, बस इतना ही है, फेल नहीं हुआ मतलब पास हो गया। लेकिन पास होने की लिमिट जो है 100 नंबर भी हो सकते हैं और जो है फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 नंबर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मेडिसिन प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, यहाँ एक्सीलेंस की जरूरत है और एक्सीलेंस की तरफ हम और हमारे मैन्युफैक्चरर जो हमें सप्लाई करते हैं, जहाँ से हमारा सोर्सिंग होती है, वो होना चाहिए। तो आयुर्वेदिक दवाइयों की अगर बात करें तो क्वालिटी के जो है 5 बेसिक चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। पहला हमारा विजन होना चाहिए, दैट इज सेफ्टी ऑफ ड्रग। कोई भी दवाई जो है आप काम करती हो नहीं करती हो, पहले ही आपको पता होना चाहिए जो भी आपके पास स्टॉक आया क्या वो हैवी मेटल उसका चेक हुआ है, क्या उसमें एफ्लाटॉक्सिन चेक हुए हैं, क्या उसकी माइक्रोबायोलॉजी हुई है। माइक्रोबायोलॉजी में 6 टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं? टोटल प्लेट काउंट, ईस्ट एंड मोल्ड, 4 प्रकार के तो ये बेसिक टेस्ट है। तो आपकी दवाई किसी को फायदा करे ना करे, लेकिन इतनी गारंटी तो हो जाती है कि वो नुकसान नहीं करेगी। और ये राइट जो है इस दवाई के प्रोफेशन में भी नहीं, जहाँ पे भी आप अगर एक पैसा भी देते हो, भाई उत्तराखंड सरकार दवाई खरीदती है, खरीदने में मनी जाती है, अर्थ डिस्काउंट लगता है। तो जहाँ भी हम एक पैसा भी देते हैं तो 8 राइट प्रिजर्व रहते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहला राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हेयरिंग, राइट टू कंपनसेशन, राइट टू रिडक्शन। अभी नए 3 राइट और आए हैं, राइट टू लायबिलिटी। तो ये जो है सारे के सारे राइट आपने पे करा है, आपने, आपके डायरेक्टरेट ने, आपकी सरकार ने या जिसने भी करा हो, कहीं ना कहीं से पैसा लग रहा है। तो बीइंग ए यूजर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इनको समझें कि क्या ये जो है हमारे बेसिक राइट को पूरा करती है। ये तो हो गए जनरल राइट जो किसी भी चीज से जुड़े हैं, लेकिन दवाइयों के साथ सेफ्टी का एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबका, मेरा आने का पर्पज ये था कि आपको दिमाग में ये सब कॉन्शियसनेस डालूं, ये जागरूकता डालूं कि हमारे दवा मरीज जो है क्या होता है, मरीज को चरक ने कहा कि पुत्रवत उसकी सेवा करनी चाहिए, पुत्र के समान होता है। इसीलिए पुराने जमाने में पैसा लेने का विधान नहीं था, तो हम लोग तो मेडिकल ऑफिसर हैं, मतलब पुत्रवत की सेवा करते हैं, किसी से पैसे भी नहीं लेते हैं, जो भी जाता है फ्रेंड में चला जाता है। नहीं, वो तो एक अलग मैटर हो गया। वो तो ब्रेड एंड बटर के लिए जो है जेल भी जाओ वहाँ भी सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है, वहाँ भी तो खाना मिलता है, सब चीज। ब्रेड एंड बटर तो एक बेसिक राइट है, लेकिन जो है आप कमर्शलाइज नहीं कर रहे ना। कोई जो है अगर प्राइवेट जाओगे तो 500 रुपए फीस लग रही है, आप जो है 10 रुपए के पर्चे में देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, हमारा जो ब्रेन है वो इस लेवल पे फोकस करना चाहिए कि हमारे मरीज को फायदा हो ना हो, लेकिन हमारे मरीज को हमारी दवाई खा के उसका पेट खराब नहीं होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी अगर होगी, अब आपको पेट खराब के भी बताऊंगा कुछ माइक्रोबायोलॉजी का। फिर आइडेंटिटी, पेट खराब को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अभी आप बैठे हो यहाँ पे कितने बैक्टीरिया होंगे? लगभग 10 से 15 लाख बैक्टीरिया, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जिसे कहते हैं, CFU पर ग्राम। तो इसी तरह जो है जो आपका ओटी होता है उसमें लगभग 10,000 के लगभग क्लास डी का एरिया होता है। लेमिनार फ्लो में लगभग 1,000 बैक्टीरिया होते हैं और स्टाइल में 0 होते हैं। तो आप कोई भी दवाई, पाउडर या चूरन जो भी लेंगे, अगर उसमें उस लिमिट से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे तो हम इस ओपन एनवायरनमेंट के लिए यूज टू हैं। लेकिन अगर गंदगी वाली जगह में होंगे तो उसमें लोड ज्यादा होगा, तो उसके लिए यूज टू नहीं है। और जैसे ही हम देंगे तो कोई ना कोई फूड का कोई GIT कोई इनमें परेशानी हो जाएगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगी या कोई भी जो है। फिर बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है, वो उसको कैसे रिएक्ट करता है,
कुछ लोग उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो दवाई जो है, अगर आपकी मान के चलो सिरप आया, सिरप में जो है फर्मेंटेशन हो रखा है, तो दवाई देते ही आपको जो है, जो आप लिवर के लिए या पेट के लिए अम्लपित्त मिश्रण दे रहे हो, उसी से आपको और अम्लपित्त हो जाएगा। फर्मेंट होगा तो अम्लपित्त और बढ़ेगा, खट्टापन बढ़ेगा। तो हमारी दवाई का सेफ्टी एंगल बिल्कुल क्लियर होगा। दूसरा है आइडेंटिटी। तो बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर, आइडेंटिटी वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज आयुर्वेद में बहुत सारे अलग अलग अधिकार दिए गए। अलग अलग अधिकार के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन है, अलग अलग यूज है। जैसे कांकाइनवटी अर्स में भी देते हैं, गुड़ में भी देते हैं, ठीक है। अल्मोदरी चूर्ण है, ये जो है रामबाग में भी देते हैं, सौरभेज में भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशन है जिसमें आपको जो है मल्टीपल यूज मिलेंगे, मल्टीपल फॉर्मुलेशन है। और कई बार अलग अलग राइटिंग है, जैसे डॉटमास्टक है, सारंगम ने दो दे रखी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो दिया जा रहा है वो किसके लिए। एक जो है गवर्नमेंट सप्लाई में आता है पत्रकाधिकार। पत्रकाधिकार जो भारत सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है, वो प्रमेय अधिकार का है, ठीक है। और कॉमनली जिसको लिखा जाता है वो जो है कामला अधिकार से लिखा जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है, उसको हम किस लिए दे रहे हैं। और दूसरा, जहाँ डालते समय, जैसे अभी हमारे पूर्व महानुभाव ने कहा कि च्यवनप्राश में जो है असली चीजें नहीं मिलती हैं, तो आयुर्वेद की इतनी बदनामी भी ठीक नहीं है। मैंने जो है सारी दुनिया में घूमा है, और लगभग देश में मैंने जितने बड़े बड़े यूनिट हैं और बड़ी बड़ी चीजें हैं, अभी लाइसेंसिंग का भी मैं अधिकारी हूँ यहाँ पे, जो पैनल एक्सपर्ट है, तो बहुत सारी चीजें देखी हैं। मतलब हमारे अपने सिस्टम में कुछ कमियां हैं, लेकिन इतना भी ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब खत्म हो रहा है। आप सभी विद्यार्थियों, सबने च्यवनप्राश बनाया कि नहीं बनाया? मुझे लगता है सभी अपने अच्छे संस्थान में पढ़े, तो आपने बनाया होगा या आपके मित्र ने बनाया होगा, आपने खड़े होकर देखा होगा, ठीक। हो सकता है दो चार औषधियां हैं जो जो नहीं मिलती, वो उसके प्रसिद्धि द्रव्य लिखे हैं 9 प्रकार है। अगर आपने अधिकारी बन नहीं मिलता तो उसका लिखा है, अगर आपने वृद्धि तो उसका प्रसिद्धि द्रव्य लिखा है। लेकिन 5-6 औषधियों के अलावा किसी ने कोई ऐसा देखा कि च्यवनप्राश में नहीं मिलता है? आप बता दो, ठीक है। मैटर इतना है, सिर्फ आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है कि जो आप आंवला ले रहे हो सकता है ताजा ना हो सकता है आप जो लस्सी ले रहे हो ताजी ना हो सकता है सूखी हो, सिर्फ पोटेंसी का अंतर हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो है च्यवनप्राश में 48 घटक होते हैं, जिसमें कि आपके 48 में से 2-3 घटक में ही कंट्रोवर्सी रहती है, सारे के सारे मिलते हैं। बस ये है कि अगर आप जेन्युइनली डाल रहे हो, चीटिंग कहाँ पे होती है? च्यवनप्राश में जैसे जब हम आंवले के जैसे लेते हैं, तो एक जो 500 आंवले का जो बैच लिखा है, तो उसमें हमने 48 ग्राम औषधि लिखी है, एक पल औषधि, तो वो एक पल की जगह कोई आधा पल ले लेता है। कोई जो चीनी डालते हैं, जो है संभाग डालनी चाहिए, वो लोग जो है उसमें 4 गुना चीनी डाल देते हैं। तो कंट्रोवर्सी है, जो चीटिंग है, वो उस लेवल पे होती है। तो वो अगर आपको अगर पता होगा ये एंगल कि असली चीज ऐसी होती है, तो आप बर्दाश्त करोगे नहीं। और गवर्नमेंट सप्लाई में सबसे बड़ी ड्यूटी है कि चीटिंग का एंगल हमारे एंगल पे नहीं होता है, और अगर कोई चीज गलत आई तो आपको रिटर्न करने का पूरा राइट है। अगर आपको लगता है कहीं से भी ये दवाई अच्छी नहीं है, आपका सामान उसे वापस करो, कहीं दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, तीसरी चीज आती है स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ टर्म आयुर्वेद के लिए वैसे होता नहीं है, एलोपैथिक टर्म है स्ट्रेंथ, जहाँ पे कि ऐसे देखते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल जो है 95% से 105% का ऐसे चलता है, तो ऐसे में कैलकुलेशन होता है। हमारे यहाँ तो जो है सारी स्ट्रेंथ क्या होती है, दवाई में अगर आंवला डलेगा तो स्ट्रेंथ अच्छी है, यही मानते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम ग्लोबली बढ़ रहे हैं, तो ग्लोबली बढ़ने की वजह से स्ट्रेंथ पैरामीटर को लिया गया और हर चीज की स्ट्रेंथ लिखी गई। जैसे कि त्रिफला चूर्ण है, सबसे कॉमन चूर्ण है, उसकी स्ट्रेंथ लिखी गई कि 40 वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट का वैल्यू 40 होनी चाहिए, 40 से कम है तो फेल है, नॉट मोर देन। अगर जो है इससे 40 से ज्यादा है तो पास। तो किसी की 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, तो वो अच्छी सोर्सिंग से हमें मिल सकता है। प्योरिटी, प्योरिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और प्योरिटी में बहुत सारी चीजें एक मजबूरी है। जैसे आज के जो है दौर में गाय का घी लेना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आज के दौर में एक दूध, अच्छा दूध लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक। जिनकी डिमांड ज्यादा है,
नकल होती कहाँ है? नकल वहां होती है जहाँ पे या तो वो चीज मिलेगा, मतलब कोई चीज है ही नहीं, जैसे कीड़ा जड़ी है, अब कीड़ा जड़ी नहीं मिल रही है, बहुत महंगी है, 15 लाख रुपए किलो, तो सस्ता विकल्प क्या है? वो अभी तक सब बता रहे कि बायो कल्चर से डेवलप कर ली। तो नकल वहां होती है जहाँ पे कोई बैरियर होता है, ठीक है, जो चीज इजी मिल रही है। अब ये बताओ, आमले की कोई नकल करेगा? नहीं करेगा। मेथी की, पालक की, मूली की, गाजर की कोई नकल करेगा? एडल्ट्रेशन करेगा? आलू की कोई एडल्ट्रेशन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अरे भाई इजी चीज मिल रही, सस्ती है। तो जो चीज या तो कमर्शलाइज होती है, महंगी होती है, उसकी दिक्कत आती है। गाय का दूध है, घी है, शहद है। आज शहद जो है अगर छत्तों में भी बने तो उसमें 40% इनवर्ट शुगर डाल के छत्ते बनाए जाते हैं, जो बॉक्स बनाए जाते हैं। तो 40% तो वो बाई बट नेचुरल जो है उसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है। ऐसे गाय का घी है, अब गाय के घी में जो है आयोडीन वैल्यू एक होती है जो 35 होनी चाहिए, बाकी सारे जितने फैट होते हैं वो 90, 100, 110 के ऊपर आते हैं। तो आप घी में मिलावट करोगे तो या तो डालडा घी डालोगे, वनस्पति डालोगे, या कोई सोयाबीन का तेल डालोगे, कोई ना कोई तो तेल डालोगे। अब घी में पानी की मिलावट तो होनी नहीं, घी में जो है चूरन कोई डाल दो, तो कोई ना कोई फैट उसका आइडेंटिकल डाला जाएगा। जैसे तिल का तेल है, कोई राइस ब्रांड का तेल डाल देता है, कोई पाम का तेल डाल देता है, कोई और जो है सस्ते तेल डाल देता है। तो कहीं ना कहीं जो है मिलावट उन चीजों की करी जाती है जो थोड़े मिलते जुलते हैं, जो बिल्कुल थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे अगर मेरे से कोई मिलता जुलता है और आप लोग समझ जाओगे यार ये राजीव बहुत ही ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही तो खपेगा ना हमारे बंदे जो हमसे मिलता जुलता हो। तो इसीलिए इस एंगल पे हमें सावधान होने की जरूरत है, इस एंगल पे हमें क्लियर होने की जरूरत है। आज मार्केट में जाओगे तो हमको ईवी जो है दुकानदार पूछता है कि भट्टा साहब जो है कैसा चाहिए, खाने वाला चाहिए, पूजा वाला चाहिए, ठीक है। आप जो है हर चीज के लिए यानी कि पूजा वाले को सबसे घटिया मानते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे जो एंगल हैं, कोई भी दवाई हो उसको उन्हीं चीजों पे नकली होती है जो आम है। तो आप उसको मान लीजिए कि जैसे अगर कोई भी चीज आप बना रहे हो या अपना सोर्सिंग कर रहे हो तो उन चीजों पे फोकस करो जो नकली आने की संभावना है, जैसे कि शहद है, जैसे कि वंशलोचन है, ठीक, जैसे कि गिलोय सख्त है। आज गिलोय सख्त मैं 100% कह सकता हूँ, अगर आपने खुद नहीं बनाया तो नकली है, 100%, ठीक, जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं। वंशलोचन जो है सारी दुनिया में आप बड़े बड़े चमत्कार वाले मैंने देख लिए और सारी दुनिया पूरी छान ली। और जो है जब मैंने गुगलू का सर्वे किया था, इंटरनेशनल सर्वे, और गुगलू के जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसमें सिर्फ 13 कंट्री से मैंने सैंपल उठाए थे और उसमें से सिर्फ कजाकिस्तान, बलूचिस्तान के 3 सैंपल पास हुए थे क्लियर कट, लेकिन सब बॉर्डर लाइन पे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अंधेर कर दिया है आयुर्वेद में, आयुर्वेद के नाम पे आप हाहाकार मचा दो। इसका मतलब यही है कि आज की डेट में स्टैंडर्ड इसका 40-50% एल्कोहल सॉल्युबल वैल्यू नहीं, आज की स्टैंडर्ड आज की डेट में 40 डिग्री। आज किस चीज का डाउन नहीं हुआ स्टैंडर्ड? आप जो है बॉडी के चाहे कोलेस्ट्रॉल ले लो, बहुत सारी चीजें ले लो, बायोकेमिस्ट्री ले लो, सारी दुनिया में जो है चेंज हुए हैं, तो आप मान जाओ उसे। अब आप स्टैंडर्ड जो है 40 साल पुराने पकड़ के बैठ जाओ, 70 साल पहले किताबें लिखी गई आप वही पढ़ते रहो। अरे भाई आज की डेट में जो है गुगलू स्टूडेंट होता है, उसको चेक करो, उसको स्टैंडर्डाइज करो, उसे देख लो ये गुगलू है। सिलाजीन में जो है फुलविक एसिड होता है, बेंजोफाइलिन होता है, जिससे हमें स्टेरॉइड की तरह फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ वेलबींग होती है। तो आप उसको मान लो, स्टैंडर्डाइज कर लो, नहीं तो कंसंट्रेट कर दो, सेपरेट कर दो, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज जो है हम सिर्फ स्लो पढ़ के चांद पे पहुंचने की बात करते हैं। तो चांद पे पहुंचने के लिए भैया रॉकेट पर बैठना पड़ेगा, लॉन्चिंग पैड चाहिए होगा, अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, तब जब आके पहुंचोगे। तो मेरा सिर्फ पर्पज इतना ही है आज बताने का कि प्योरिटी, क्वालिटी, ये सारे एंगल आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे जैसे जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट की बात है, जैसे अभी हमारे सब भाई बता रहे थे, हमारे ये विद्यार्थी पहले ही रहे और पढ़ने में बड़े अच्छे रहे, और जिज्ञासा जो है अगातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये तो एक हमारा स्वाभाविक चीज है। अंदर से जिज्ञासा नहीं तो समझ लो जीवन खत्म है, ठीक है। जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि शादी होने के बाद हम सब चक्कर में उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से बैठो, हमारी जिज्ञासा सब खत्म होगी। दर्शन ने कहा सर्वमन्यम परित्याजम शरीरम अनुपाले सर्वभावेहि भावानां सर्वभावानां शरीरम, यानी कि सारी बातें छोड़ के शरीर की चिंता करो। अब चिंता कहाँ से होती है? आजकल जो है बच्चे कह रहे पापा मैं लेने आ जाओ, बीवी कह रही है यार आपका आने का टाइम अभी तक आए नहीं,
तो सारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी आपकी जिज्ञासा बनी है तो मैं सारी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूँ और उस जिज्ञासा के लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई की आदत डालो, पढ़ो तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये क्यों हमने क्यूसी चाहिए, मैंने बताया दिया, सेफ्टी है, आइडेंटिटी है, प्योरिटी है, स्ट्रेंथ है, इसके बारे में हमें ओवरव्यू मिल जाता है। और जब हमें पता होता है तो हम गड़बड़ी को रोकने में सक्षम हो जाते हैं। ये प्रोसेस मैपिंग है, कैसे क्वालिटी बनती है, कभी अलग से लेक्चर देंगे। ठीक है, क्वालिटी के लिए जो है बेसिक टेस्टिंग, जो हमारा रोल शुरू होता है वहां से करते हैं। बॉटिकल टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग और न्यूमेट्रिक टेस्टिंग। दवाई बनी बनाई आपके पास 80% आती है, 90%, तो आपने बॉटिकल टेस्टिंग कुछ करनी नहीं है। बस आपने जो है फिजिकल टेस्टिंग में सर्टिफिकेट ले लेना है, केमिकल टेस्टिंग में सर्टिफिकेट ले लेना है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में सर्टिफिकेट ले लेना है और सेफ्टी प्रोफाइल के सारे सर्टिफिकेट आप अपने चेक कर लीजिए। अपने सीनियर से पूछ लीजिए, सर आप यू प्लीज इंश्योर कि वेदर दीस सर्टिफिकेट कम और नॉट। अगर नहीं है तो आप जो है सर सम्मान हमें एक पत्र जरूर कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 50 चीजें, लेकिन हमसे एक लेटर नहीं लिखा जाता। अपनी सीएल लिखने के लिए हम बोलते नहीं यार बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखने की गवर्नमेंट ऑफिसर कहीं भी कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है किसी भी व्यवस्था से, जस्ट राइट डाउन, ब्लैक एंड व्हाइट में सारी दुनिया ओपन है। कोई सुने न सुने, वो पेपर आपका रखा है, वो पेपर ही आपको बताएगा। कहीं कोई आपको लग रहा है, कहीं आपको लग रहा है यार मैं यार इतना समर्थ नहीं हूँ, मैं ये सीटी बजाऊंगा सब जो है हमारी सीटी छुड़ा लेंगे। जैसे ब्लोअर होता है, कोई जो है गलत के लिए आवाज लगाता है, तो कई बार डर लगता है, मैं आप बोलूंगा तो सब कहेंगे तुम्हें क्या पड़ी, सब इतने लोग बैठे, ठीक है। हमें तो पड़ी इसलिए क्योंकि हम मरीज क्या सोचते हैं, जिसको ना पड़ी हो वो उसका जाने, हम तो अपने लिए जीते हैं। तो कभी अपनी बात रखो, डेडिकेटली रखो और उसके लिए परेशान ना हो, यार मैं तो यार कह रहा हूँ मेरी कोई सुनी नहीं। अरे भैया मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, दूसरे पे छोड़ दो, उसकी ड्यूटी क्या है। तो टेंशन में नहीं जीना, टेंशन में दूसरे को देनी हो तो दे दो, लेकिन खुद नहीं देनी। आप जो है अपना इजी गोइंग मूड में अपना जो है बात रखो, बताओ और 10 बार बोलो। आपके बार मेडिसिन रिटर्न आई फिर दोबारा भेज दी, फिर गलत भेज दी, कोई बात नहीं, फिर लिख दिया कि महोदय आपको अपडेट कराना है कि पुनः जो है उसी स्तर की दवाई आ गई, फिर वापस करनी पड़ेगी। महोदय सेवा में श्रीमान से लीजिए तो नहीं कोई तकलीफ है। तकलीफ तब होती है जब हम ना महोदय करते हैं ना श्रीमान करते हैं और उम्मीद करते हैं सब दुनिया सही हो जाए। तो ये ज्यादा स्टैंडर्ड जो हमारे 4 पैथोजन है, ये हर दवाई के लिए है, चाहे पाउडर हो, क्वाथ हो, ये सब दवाइयों के लिए सारी चीजें जो है एब्सेंट होनी चाहिए। साल्मोनेला और जितने भी जो ये पीपीसी है, ये माइक्रोबायोलॉजी एंगल से जरूर आप कंफर्म कर लीजिए। इसमें बहुत बड़ी महंगी टेस्टिंग नहीं है। पेस्टिसाइड जो है आज भारत सरकार की तरफ से लागू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर फोर्स करोगे अगर तो उससे मंगाया जा सकता है, सारे बैच के लिए तो कम से कम एक रेफरेंस टेस्टिंग मंगाई जा सकती है, ठीक है। फिर भी अगर सब कुछ नहीं तो रैंडम बेसिस पे इतनी डिस्पेंसरी है कहीं से भी सैंपल उठा के करा जा सकता है। क्या हमारे यहाँ जो मेडिसिन आ रही है इसका टेस्ट हो रहा है, ये वाला टेस्ट एफ्लोटॉक्सिन वगैरह एफएफबी में? मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी दुनिया का स्टैंडर्ड है, भारत भी इसमें शामिल है और भारत सरकार का आज की डेट में कानून है, ये होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा आप पता कर देना, आई डोंट नो। तो इसी तरह हेवी मेटल की लिमिट है 10 ppm, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम और एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन आर दी वेरी हार्मफुल एक सब्सटेंस है जिससे कि हम लीथल मर भी सकते हैं। तो ये भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसको भी भारत सरकार ने लागू करा है और 100% ये टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। These are the basic testing for crude drug। कोई भी क्रूड ड्रग होती है तो उसकी TLC करते हैं, उसका जो है फॉरेन मैटर देखते हैं, उसकी टोटल एज देखते हैं, उसका pH देखते हैं, उसके वाटर सॉल्युबल कंटेंट देखते हैं, उसके अल्कोहल सॉल्युबल कंटेंट देखते हैं, उसके एसिड देखते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें देखते हैं। इसके अलावा जो है जो फार्माकोगनोलॉजी में टेस्टिंग करते हैं उसमें मैक्रोस्कोपिक टेस्टिंग, माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग और मैक्रोस्कोपिक में हम आंखों से देखते हैं, छूते हैं, टच करते हैं, देखते हैं, उससे स्पर्श करते हैं, उसकी गंध सूंघते हैं और जो दिस उनको छोड़ के उनको टेस्ट करके भी देखते हैं।
ये फिनिश गुड कंपाउंड ड्रग है, इनमें जैसे ऑयल की टेस्टिंग अलग होती है, जैसे ऑयल तेल है तो उसमें सैपोनिफिकेशन वैल्यू है, पेरोक्साइड वैल्यू है, आयोडीन वैल्यू है, इसमें एसिड वैल्यू है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी विस्कोसिटी है, ठीक, उसकी टीएलसी है। टीएलसी तो सभी में करते हैं, टीएलसी का भी अभी बड़े भाई आ गए हैं, एसपीटीएलसी है। जितने भी एसेंशियल ऑयल होते हैं उसमें हम जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। पेस्टिसाइड के लिए जीसीएमएस गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो बहुत सारी टूल एंड टेक्निक्स आ गई, ये आपके सपोर्ट के लिए है, ठीक है। और जरूरी नहीं इनके लिए बहुत ज्यादा आपको सीखना जरूरी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनका क्या काम होता है और कैसे हम कर सकते हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता था कि जैसे कोई भी दवाई आती है तो आने के बाद मेरा आज का एक एंगल ये था बताने का कि स्टोरेज कंडीशन बेटर करें। तो कोई भी दवाई आती है तो सबसे पहले जो है जो हम घर में करते हैं वही चीजें करते हैं, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना। और फॉर्चुनेटली घर में हम खुद करते हैं, और इधर आपके पास एक अनुचर या आपका फार्मासिस्ट या बॉय बॉय आपके सपोर्ट के लिए एक दो लोग होते हैं। एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं किसके पास ना हो, लेकिन मोस्टली होते हैं। तो घर में हम क्या करते हैं, जैसे घर में आप अपनी किचन की पिक्चर देख लीजिए, कोई हाथ उठाए जिसकी घर में किचन गंदी रहती हो। किसी की रहती हो, जरा हाथ उठा दे। साफ हो जाती है, हाँ यस। तो पहली चीज ये है कि साफ सुथरा होना है। जिस प्रकार घर की किचन में जो है चीज आते ही रख जाती है, और रखनी जाती लग जाती है, और लगी नहीं जाती सलीके से लग जाती है, और सलीके से लगी नहीं जाती उसमें लेबल भी लगा होता है। घर में डब्बे पे लिखा होता है मूंगफली, किसी में मेथी लिखी हो, किसी में हल्दी लिखी हो, मोस्टली होता है, ठीक। कई बार अगर नहीं होता तो कोई व्यवस्था की वजह से ना हो पाए, लेकिन फिर भी होता है, या नहीं होता तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहला थंब रूल क्या है कि चीजों की जगह तय करो, और जगह तय करके उनको ऐसा स्थान पे रखो। ये जापानीज प्रिंसिपल है, लेकिन ये सब प्रिंसिपल बताने के लिए है, लेक्चर देने के लिए, लेकिन ये हर घर घर का प्रिंसिपल है। अगर कोई थोड़ा भी अगर सफाई से कॉन्शियस होता है तो इन चीजों को समझता है, ठीक। कोई भी चीज होती है घर में, आप जो है सोफा लगाते हो तो दीवार के थोड़ा दूर रखते हो, या दीवार पे ही लगा देते हो? तो दूर रखते हैं, क्यों रखते हैं? पीछे गंदगी ना हो, कोई जाले आने लगे तो हम साफ कर पाए। ऐसी जो है स्टोरेज में जो है दवाई आए तो उसके पीछे जो है मकड़ी ना लगे, जाल ना लगे, उसको चेंज कर देते हैं। आप कितनी भी बढ़िया साफ सुथरी जगह हो, अगर एक जगह कोई स्टेबल रहेगी तो वहाँ पे डस्ट बैठ जाती है, मकड़ी के जाले हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं। पहाड़ वगैरह में ऐसी कोई कंडीशन है कि बहुत ज्यादा इतना सब नहीं होता है, पेस्ट कंट्रोल वगैरह वैसे तो होना चाहिए, तो बट नेचुरल थोड़े ज्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं। तो आपने जो है डेली जो है इंश्योर ये करना है कि आप जहाँ बैठते हो वहाँ तो सफाई हो ही हो, लेकिन हफ्ते 2 दिन में 3 दिन में जो है झाड़ू पोछा या जो है कपड़े या डस्टिंग कुछ ना कुछ दवाइयों पे होती है, ठीक है। तो दैट इज मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिंग। फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। पहले जो दवाइयां आई वो पहले बटेगी, जो बाद में आई बाद में बटेगी। अक्सर क्या होता है, अगर मैनेजमेंट हमने जो है नीचे दे दिया, और नीचे अगर कोई होशियार है, अक्सर फार्मासिस्ट बहुत होशियार है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। कई बार अगर थोड़े आप पूछोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो उन्हें भी लगता है कोई देख लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जो है कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है, लेकिन यू आर द प्रोसेस ऑनर ऑफ द योर हेल्थ सिस्टम। आप जो है देखते रहोगे, कितना भी हो, अगर सफाई वाला घर में पेड़ हो, कोई भी हो, अगर आप देखोगे नहीं तो जो है 2 दिन 4 दिन पौधा सही लगेगा, फिर जो है ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ दिन में जो है कोई कपड़े को कोई जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बस खाली आपकी सिर्फ इतना ही रोल और ड्यूटी है कि आपने विजिलेंट रहना है। कभी भी आपने जो बताना है नहीं क्या हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है, उसको डर से दिखाना, तब सही रहेगी। तो कोई भी दवाई की सेफ्टी जो है जब भी डस्ट होगी तो चैलेंज हो जाएगी। कोई भी जो है दवाई होगी, डस्ट होगी तो कंटामिनेट हो जाएगी। तो अगर इन चीजों को आप कर सकते हैं। तीसरा फिर परेशानी आती है मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है इतना बड़ा दुश्मन है दवाई का, ठीक है, इतना बड़ा दुश्मन है कि पूछो नहीं। और अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड जो अनूप देश है, इसमें जो है कहीं भी देखो ह्यूमिडिटी 80%, 90%, आइडियल जो है 85-55% होनी चाहिए,
तो मॉइस्चर होने की वजह से कुछ दवाइयों पे ज्यादा फर्क पड़ता है, पेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, घी पे नहीं पड़ेगा, आमलेट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने टेंशन किसकी लेनी, खाली चूरन की लेनी। टैबलेट पे भी अगर कोटिंग है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है अगर कोटिंग नहीं है तो फर्क पड़ेगा, या घटिया कोटिंग है तो फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आपने क्या करना कि जो जिस डब्बे में पहले तो अगर जैसे 5 किलो आया तो 5 किलो है तो अपना 1 महीने के लिए आप इन्वेंट्री निकाल लीजिए, और उसको जो है 1 महीने का जो ढक्कन खोला, ढक्कन की जो एक्सपायरी होती है खोलने के बाद फिर 15-20 दिन 1 महीने टिकता है वो, भले आप उसकी 2 साल हो, कभी चक्कर में रहता नहीं मेरा तो 2 साल है इसमें कीड़े लगे हैं, दवाई खराब भेजी। तो कई बार मैन्युफैक्चरर अच्छा होता है, हम दूसरे को दोष देते रहते हैं लेकिन हमारा रखरखाव ठीक नहीं है ना। तो जो है आपने उसको धूप दिखानी है, उसको बदलना है, पलटी करनी है, तो इन सब से आप बच जाओगे। ऐसी जो है टैबलेट है, बहुत सारे सिलिका जेल के आप कर दीजिए, कुछ नहीं है तो आपकी पट्टी के लिए कॉटन आती है उसको कॉटन से पैक कर दीजिए, तो आपकी टैबलेट बची रहेगी, है ना। कुछ और चीजें जो है वो करने वाली हैं, वो क्या है कि स्टॉक में जो है चोरी से बचाना चाहिए। जैसे हालांकि अपने आप कुछ होते ही नहीं तो हम क्या चोरी से बचेंगे, ऐसे ही बड़े बड़े जो मेडिकल वाले होते हैं वहाँ एक स्टोर में ये भी सिखाया जाता है, स्टोर मैनेजमेंट में, कि चोरी से बचाना चाहिए। मतलब और कभी भी आप स्टॉक का सर्वे करो वो एग्जिट होना चाहिए। कितने कितने डिस्पेंसरी है जहाँ पे वेइंग के लिए बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक, छोटा बड़ा, हाँ तो खड़ा कर अभी है हाँ। तो कई बार लोगों को लगता है पता नहीं मुसीबत दे दिया, वैसे तो बैठने को जगह नहीं, सामान होते हैं, कई बार फीलिंग आती होगी। तो ये सब चीजें हमारे यूज के लिए, आप जो है डिस्पेंसिंग करो 15 दिन तो पहले जो माल आया पता लगा डब्बा इन्वेस्टर क्यों 1 किलो, पहले 100 किलो हो सकता है 800 ग्राम, तो आप पहले लुट गए ना, 200 ग्राम कम दे दो, ठीक। लुटे क्या, हमारे मरीज को दवाई इतनी कम होगी और हमारे डायरेक्टेड का मेरा पैसा गया तो मेरा नुकसान हुआ। तो हर जगह ऑनरशिप रखनी है कि ये मेरा। अक्सर जो है हम लोक सेवक बन जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, अरे कुछ भी हो हमें क्या करना, हमारी सैलरी बस आ गई, हमारा क्या करना, ऐसी अप्रोच नहीं रखनी है। ये मेरा है, मेरे लिए है, मेरे को जो है पूरी इसकी क्वालिटी चाहिए, पूरा इसका वेट चाहिए, वेट इटसेल्फ आल्सो गवर्न बाय द क्वालिटी। तो बहुत सारे एंगल है, तो इससे बचाना चाहिए। तो इससे एक ही तरीका है, स्टॉक में आपने देख लिया संजीवनी बटी 2000 या 2 किलो, तो रैंडमली कभी भी जो है डॉक्टर ने छापा मारा किसी भी एंगल से, उन्होंने कहा तेल कितना है 40 बोतल, देख लो बोतल ऐसी तो नहीं बांटी। अक्सर स्टॉक अगर करोगे तो 100% स्टॉक फेलियर निकलेगा, ठीक है। आप करते नहीं हो, कोई पूछता नहीं, और बड़े बड़े जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी विडंबना है। तो बीइंग ए ऑफिसर, बीइंग ए इंचार्ज, यू शुड एलाबोरेट दिस पॉसिबिलिटी टू करेक्ट योर स्टॉक, ठीक। फिर आ जाता है रोडेंट कंट्रोल। अक्सर जो है आप अड़ू तेल रख दो, चूहे जो है सब खा के अगर एक बोतल को खाएंगे और 10 में दवाई बर्बाद कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल, दीमक कंट्रोल, तो इन सब के लिए बहुत सारे छिड़काव और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो करा जा सकता है। कई बार हमारे पास जो है सोचते हम क्या करें, हमें तो हो ही नहीं रहा, से कोई कह ही नहीं रहा, अरे सिंपल कंटीजेंसी वगैरह के लिए आप लिख के दे दो कि मेरे को ये टर्माइट के लिए खरीदना, इसके लिए खरीदना, ये चीजें खरीदनी, ये मारने वाली चीजें बड़ी सस्ती आती है, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट महंगे आते हैं, है ना। जितने पैसे हैं इतने सस्ते आते हैं कि कुछ नहीं। बस जो है उसके लिए थोड़ा हमें एक हिम्मत चाहिए, कि हमें एक सोच चाहिए कि हमें ये ठीक करना है। एक और दूसरी चीज मैं बताने वाला हूँ कि स्टोर में आने के बाद जो है दवाई आप रखने से पहले आप इंश्योर कर लें वो ठीक है, और उसको रूल 161 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप उससे पकड़ सकते हैं कि दवाई आपकी सही है गलत है। रूल 161 क्या कहता है कि लेवल क्लेम ऑफ द ड्रग। तो लेवल क्लेम में क्या है, कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि उसका क्लासिकल का नाम स्पष्ट होना चाहिए, उसका डोजेज फॉर्म स्पष्ट होना चाहिए, उसका संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए, उसका अधिकरण स्पष्ट होना चाहिए, उसमें प्रॉपर बॉटनिकल नेम होने चाहिए, उसमें पार्ट यूज होने चाहिए, उसका ऑफिसर नाम होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। अभी एक्ट में रूल 169 में एक प्रोविजन और दे दिया कि उसमें जो बेस मटेरियल है वो भी लिखे होने चाहिए। तो अगर आपकी ये नहीं लिखे, आप अपनी सप्लाई में उठाना तो आधी दवाई आप कह दोगे ये सही नहीं है, ठीक। आप लिखोगे,
आपके डीओ जो डीओज हैं, यहाँ पे कितने डीओज बैठे हैं? तो आपके सारे डीओज नोटिफाइड इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हें खुद पावर होती है वो सैंपल भरने की। किसी को आपने बाहर नहीं जाना है कि ये किसी कलेक्टर को बोलना है, आपने सीधे सीधे फोन करना है और लोग आई सैंपल है ना। बस थोड़ा हमें एक कॉन्शियस होना है। तो ये जो है बेसिक चीजें हैं, ज्यादा समय न लगाते हुए आपको मैं सेल्फ लाइफ का जो 2016 में बजट आया है इसमें, तो इसमें सेल्फ लाइफ का कुछ अमेंडमेंट हुआ वो मैं आपको नोट कर लीजिए कि जैसे जितने भी अंजन है इसमें अगर हमारे 1 साल की होती है, अगर इसमें कास्ट औषधि है, अगर कास्ट औषधि रस औषधि है तो 2 साल और खाली रस औषधि है तो 3 साल। ऐसी अगर टैबलेट है जिसमें कास्ट औषधि है तो 3 साल, इसमें रस औषधि है तो इसमें उपरस और कास्ट औषधि तो 5 साल, और वैसे अगर रस औषधि है तो 10 साल। ऐसे जो है एक्सट्रैक्ट का 3 साल है, आपकी क्रीम है 3 साल है, तेल 3 साल है, ग्रंथ 2 साल है, ठीक, प्रवाही का 3 साल है, आपके जितने भी चूर्ण है इनका 2 साल है, क्वाथ का 2 साल है, गुगुलों के 5 साल है, गिरफ्त के 2 साल है, त्रावक साल के 5 साल है, सुपन द्रव के 2 साल है, अर्थ के 1 साल है, अर्थ में अगर एसेंशियल ऑयल है तो 5 साल भी हो सकता है। यहाँ यूनानी के डॉक्टर नहीं बैठे, अर्थ के अजीब आता है जिसमें एसेंशियल ऑयल का पूरा चीज होते हैं, तो 5 साल की कर्ण बिंदु का 2 साल है, बाकी जो है ऑइंटमेंट 3 साल, कूपी पक रसायन के 10 साल, लोह मंडूर के 10 साल, रस औषधियों के 10 साल, परपटी के जो है 10 साल, और कुछ परपटी एक होती है श्वेत परपटी जिसका 2 साल होती है ना। इसके अलावा कुछ ताम्र परपटी आती हैं जिनके 5 साल होते हैं, लेकिन 5 साल में आप उन्हें एक फुट देके दोबारा रिवाइव कर सकते हो फर्दर 5 साल के लिए। इसी प्रकार जो है सत्य का 2 साल जो मेडिसिनल प्लांट से निकला, और वैसे एक्सट्रैक्ट का 3 साल होता है, ठीक है। जितने भी पानक शरबत है 3 साल से 3 साल, और तो ये मोटा मोटा मैंने ऑब्जर्वेशन बताया। आसो अरिष्ट और रस औषधियां बस में इनकी एक्सपायरी अनंत होती है, जितने पुराने उतने अच्छे। लेकिन जो है भारत सरकार ने जब से सीजीएचएस में बार कोडिंग का सिस्टम आया और अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, हर जगह ये क्या होता था, उनके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, कब आई कब खत्म हो रही थी, उसके हिसाब से उसको स्टॉक को खत्म करना होता था। आयुर्वेद में ये कंसेप्ट नहीं था, होम्योपैथी में भी यही नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने इक्विवेलेंट एक सिस्टम बनाने के लिए होम्योपैथी में भी कर दिया। लेकिन फिर भी जहाँ पे अल्कोहल है वहाँ पे पोटेंसी बढ़ती है, जहाँ पे भस्म है वो समय के हिसाब से भी पाक होता है कि नहीं होता है यार, मैं कह रहा हूँ इसलिए ऐसे करते आप जो है भूताल भी पाक होता है। आप जैसे अगर फल आता है, कच्चा आम होता है, फिर पक जाता है, पक के बाद अगर लगा है तो सड़ जाता है, और टाइम के ले लिया तो हम अगर सही अवस्था में खाते तो हमारे शरीर में पचता है। तो शरीर में धात्वियों के द्वारा पचता है, निष्क्रांति के द्वारा, और नेचर में जब रहता है तो भूताग्नि के द्वारा। तो कोई भी औषधि पंच महाभूत से इतर नहीं है, अलग नहीं है, तो उसमें भी अपने महाभूत होते हैं, समय के हिसाब से परिपूर्ण होती है, पाक होती है। हमारे डायबिटीज का कारण बताया कि जो है नवा अन्नपानम कपिल हेतु सर्व, नया अन्नपान भी रखते हैं। पुराने जमाने में क्या था, चावल है अनाज है सब रिटेन करते थे, रिटेन करने का खाते थे, ऑटोमेटिक जो है भूतान की पाक हो गए, वो सुपाच्य होता था, लघु होता था। आज भी चावल है पुराने खाओगे तो अच्छा रहता है ना। तो फिर जो है एक रखरखाव में एक बात रह रही थी, तो थी डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी चीज आपने लिए, जो भी खर्च करी है, घर में सिर्फ यही काम नहीं होता है, हिसाब किताब नहीं होता है कि यार कितना खर्चा है, कितना ले लिया, कितने किलो चीनी निकाली थी, कितने किलो हमने जो है उसमें डाली के साथ में, या कितने किलो आज हमने आलू लिए, कितने छील के कितने किलो बच गए, ये नहीं होता घर में। और घर में सफाई से लेकर सब चीज होती है। तो बस स्टोर में ये इसलिए होता है कि आपकी नहीं, अगर आपका व्यक्तिगत आपका अपना क्लिनिक है, कोई को करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत, क्योंकि मेरा स्टोर है, मैं चाहे दूँ बांटू में जो भी करूँ। लेकिन ये चूंकि क्या है, आप कस्टोडियन ऑफ दी योर डिस्पेंसरी, कस्टोडियन माने संरक्षक, गार्डियन, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है। तो कोई भी चीज आप लेने से पहले आप गवर्नमेंट में ये समझ लीजिए, द जॉब इज नॉट डन अंटिल दी पेपर वर्क इज कंप्लीट। और पेपर वर्क कंप्लीट ही नहीं, साइन करना, और साइन करना ही नहीं, उसमें डेट डालना। अक्सर ये जो है गवर्नमेंट ऑफिसर की जो है कमी होती है, क्या कि
साइन कर देते हैं, डेट छोड़ देते हैं, पता नहीं यार क्या डेट डालनी पड़े, वो डेट समझते रहे। लेकिन ये जो है बहुत बड़ा अपराध है, आप जो है कोई भी साइन करें तो डेट देता है, ठीक है, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहोगे। और अगर स्टॉक जो है अगर नहीं भरा, साइन नहीं है, तो ऑडिट में दिक्कत आती है। ये जो है स्टॉक कैसे होने चाहिए, इसकी क्वालिटी है, कभी बाद में बताएंगे। तो इस सब क्वालिटी को जानने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता यही थी कि जो है हमारे मरीज को जो है तो उनके स्थान को पवित्र और अच्छा रखने के लिए हम प्लांटेशन जरूर करें, और करें ही नहीं, दूसरों को प्रेरित करें। तो इसकी शुरुआत अपने घर से करें, और घर से करने के लिए जो है प्लांटेशन के लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी होती है? गमले मिल रहे हैं आजकल। सबसे अच्छी भूमि होती है हमारा दिमाग। प्लांटेशन जो है दिमाग में पनपता है, फिर वो मिट्टी में पनपता है, ठीक है। तो आप जो है अपने दिमाग में रख लें, हम दो हमारे दो, हम अपने बच्चों पे और अपने जो है जन्मदिन पे प्लांटेशन करेंगे। और एक हो गई एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, यानी कि 5 जो है आपके इवेंट ऐसे आते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा व्यस्त तो नहीं सोच पा रहे हो, और रिश्तेदार हैं अपने, हमारे माँ बाप हो गए, हमारे सास ससुर हो गए, 4 आदमी ये हो गए, तो और अगर नहीं कर पाते कम से कम 5 को फोकस करो, तो जो है कम से कम 5 प्लांट लगने चाहिए। और अगर आप ज्यादा नेचर फ्रेंडली हो तो 5:5 25, तो साल में अगर इतने लगाओगे तो एक आपने एक स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर स्टेप ये है कि घर को सुंदर बनाना, हरा भरा। तो चाहे घर जो है 500 बीघा में हो या 500 स्क्वायर फीट में हो या जो है एक कमरे में हो, बस दिमाग में अगर हमारी जगह है तो हमारी बालकनी में अगर छोटी टेबल भी होगी तो एक हरा भरा गमला तो रख ही सकता है। कुछ नहीं हो सकता है, तुलसी माता को तो लगा ही दे, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ कि जो है मैं अपने हर मरीज को बाई डिफॉल्ट जो है 12-15 पत्ते तुलसी के 2 काली मिर्च खिलाता हूँ। आधे मरीज तो ऐसे ही सही हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता ये इससे हुई है हमारी दवाई से हुई, ठीक है। बिकॉज तुलसी जो है एंटी श्वास के लिए, काश के लिए, चाय के लिए, प्रतिदूषक, एंटीसेप्टिक भी है। इसके अलावा तुलसी का एक गुण होता है एडेप्टोजेनिक। एडेप्टोजेनिक क्या होता है? जो हमारे ब्रेन को भी समन करती है, हमारे स्ट्रेस को खत्म करती है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको आप लगा सकते हैं, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, बासा है, तेज पत्र है, लेमन ग्रास है, सुदर्शन है, अर्क है, नींबू, इनको अपने हॉस्पिटल में अपने घर में लगाया जा सकता है। वही चीजें मैंने पंचांग जैसे काल में चिरायता, मूली आमला और जो है दूर्वा इत्यादि के लगाए जा सकते हैं। घर में जो है दूर्वा जरूर होनी चाहिए। जो आपने कोई भी गमला लगाया साइड में दूर्वा होगा नहीं, कभी पूजा करने के लिए आपको दूसरे घर में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। कपिल से जम्बू फलचार भक्त हमारे यहाँ जो है दूर्वा के लिए, गणेश जी के लिए फ्री बताया। इसी प्रकार जो है स्टेम में गिलोय, हर घर में गिलोय तो चढ़ाई देनी चाहिए। गिलोय और नीम शक्ति अभियान जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है सारे देश में। और अगर हमारे डॉक्टर के घर में कोई आएगा, देखेगा डॉक्टर साहब ने क्या लगा रखा है, तब तो वो मोटिवेट होगा। अब घर में तो हमने जले लगा रखे हैं, है ना। तो हमने अवेयर होना है, क्योंकि घर साफ सुथरा नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारे नेचर पे आएगा, हमारी साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। हमारी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बीमारी का एक स्टेप जो है हमारे मन में आता है। पहले जैसे पांडी ने कहा कि जो हम शब्द बोलते हैं वो पहले कहाँ आते हैं? हृदय में आते हैं, हृदय से हमारे मन में आते हैं, मन से फिर हमारे जुबान में आते हैं। ऐसी बीमारी सबसे पहले हमारे मन को धरती है, मन को धरने के बाद फिर शरीर को धरती है, फिर जो है शरीर को ही जमीन पे धर देती है, फिर कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। तो जो है ये ऐसी फ्लावर है। अब कुछ ना लगाओ या 4-5 फ्लावर में क्या है, गेंदा, गुलाब, सदाबहार, चमेली, हर घर में लग सकते हैं, ठीक है। घर में छोटी सी छत हो, बालकनी हो, टेरेस हो, नहीं है आपके हॉस्पिटल में तो मुझे नहीं लगता है कोई जो है 2000 स्क्वायर फीट से कोई कम जगह हो, नहीं भी होगी। यू आर तो गवर्नमेंट सर्वेंट, आप तो राष्ट्रपति अधिकारी हो, जहाँ खड़े हो जाओगे वो आपकी जमीन है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है कहीं टेंशन लेने की जरूरत, कोई अच्छे काम के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी जो है जो मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ। तो बस मैं यही कहूँगा, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं अपनी जगह को। बहुत सुंदर।
और साथ ही में बुलाना